व्हाट्सअप क्लास एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th क्लास 10th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और आप लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, तो बिल्कुल इजी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे और वो भी अगले 10 मिनट्स में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लास 10th, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। देखो, सबसे पहले यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया आया वो आया फ्रांस में इन द ईयर 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब फ्रांस के लोगों ने कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस करे। क्या क्या चेंजेस है वो? फर्स्ट, आइडियाज ऑफ ले पैट्रियन ले सिटिजन, मतलब सब लोगों को सिटीजन्स बोलने लगे। सेकंड, न्यू फ्रेंच फ्लैग, अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज अडॉप्टेड। थर्ड था आपका ईस्ट जर्नल को रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली में। ठीक है, ये सारे आइडियाज को क्यों फॉलो करा गया? कि ताकि लोग कलेक्टिव फील कर सके, एक जैसा फील कर सके। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। Centralized administration system, internal custom duties were abolished, uniform system of weights and measure, and French became the only language। जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको अबॉलिश कर दिया। ये सारा करा ताकि लोग कलेक्टिव फील कर सके। नेक्स्ट आते हैं हम सिविल कोड। अब नेपोलियन 1804 में क्या लेके आया? एक सिविल कोड लेके आया। बोर्ड में बहुत बारी पूछा जाता है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, abolished feudal system, simplified administrative divisions, freed peasants from serfdom, guild restrictions were removed, transportation and communication systems were improved। ठीक है, नेपोलियन के नए आइडियाज को इनिशियली तो सबने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, लेकिन सून ये हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया था क्योंकि ओवरऑल नेपोलियन वाज अ डिक्टेटर। नेक्स्ट हम आते हैं यूरोप के ऊपर। तो यूरोप में कौन कौन सी क्लासेस थी? सबसे पहली जो क्लास थी वो थी अरिस्टोक्रेसी। द लैंड ओनिंग क्लास स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो सबसे पहले से एरिस्टोक्रेट्स थे, बड़े बड़े जो किंग्स थे जिनके पास सारा का सारा जो लैंड था वो अक्यूमुलेटेड था। नेक्स्ट थी पिजेंट्री मींस फार्मर, जिनके पास कम लैंड था और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पिजेंट्री। एंड एक न्यू क्लास निकल के आई थी विच वाज अ मिडिल क्लास। ये क्लास निकल के आई थी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1750 से यूरोप में स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे डिमांड्स ऑफ लिबरल्स। देखो, अब जैसे जैसे लिबरल क्लास डेवलप होने लगी, लिबरल्स कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते थे। उनकी दो डिमांड्स डेवलप हुई। पहली डिमांड थी पॉलिटिकली दी वांटेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। क्या चाहते थे वो लोग? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट। एंड दूसरा वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिकली वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ टैरिफ, जो बहुत सारे टैक्सेस थे उसको रिमूव करा जाए एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर करा जाए। इसके लिए ज़ोल्वरिन फॉर्म हुआ 1832 में विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया ने ज़ोल्वरिन बनाया, जिसने टैरिफ्स को कम कर दिया और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी जो कि 30 से भी ज्यादा थी उनको खाली 2 करेंसीज में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा ट्रीटी ऑफ वीना। तो हुआ क्या? 1815 में जो नेपोलियन था उसको सारी कंट्रीज ने मिलकर हरा दिया। कौन कौन सी कंट्रीज? ABPR, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया वॉर में। अब वॉर में हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वीना करी, जिसमें ड्यूक मेटरनिच ने उसको होस्ट करा था। और क्या क्या चेंजेस करे? पहला, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रीइंस्टॉल्ड इन फ्रांस। सेकंड, फ्रांस लॉस्ट इट्स एक्सटर्नल टेरिटरीज। थर्ड, न्यू कंट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इंक्लूडिंग बेल्जियम, है ना। नेक्स्ट है हमारा सीरीज ऑफ नेशंस वर एस्टैब्लिश्ड अलोंग फ्रेंच बॉर्डर। नेक्स्ट है ट्रीटी रिड्यू द बॉर्डर्स ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज। और क्या क्या था? रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, जिनोया वाज एडेड टू पिडमोंट। ठीक है, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, ये हमें पता ही है। तो ये सारे चेंजेस करे गए कि जिस वजह से जो फ्रांस है वो एक्सपैंड ना कर पाए। और इन सारे चेंजेस के पीछे कौन सी 4 कंट्रीज थी? ABPR, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट हमारा आता है द रेवोल्यूशनरीज। अब क्योंकि यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिज्म आ गया था तो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लगी, जिसमें से एक फेमस सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी गुजिपी मजीनी ने इन द ईयर 1807। ये बॉर्न हुए थे जिनोया में। अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी फाउंडेड यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो 2 सीक्रेट सोसाइटीज एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं वाज मेड। तो क्लास नेक्स्ट डेट आती है हमारी एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। अब सबसे पहले 1830 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, जिसमें बॉर्बन डायनेस्टी को हटा के लुई फिलिप्स को लेके आ गए। उसी के साथ साथ बेल्जियम, नीदरलैंड से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहता था 1821 से ही, लेकिन फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, cultural movement which was sought to develop a particular form of nationalist sentiments, criticize the glorification of reason and science, focused instead on emotions, intuition and mystical feelings। क्या बता रहे हैं आपको कि बहुत लोगों का मानना था कि नेशनलिज्म एक फीलिंग है और ये फीलिंग कोई साइंस या लॉजिक से डेवलप नहीं होगी, ये फीलिंग डेवलप होगी इमोशन से, इंट्यूशन से। ठीक है, तो वो लोग क्या चाहते थे? जर्मन फिलोसफर्स जॉन गॉटफ्राइड tried to discover culture among common people through folk,
सॉन्ग्स, फोक डांस, लैंग्वेजेस, पोइट्री। तो इन सारी चीजों की मदद से लोग आपस में एक फीलिंग, एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करना चाहते थे। तो रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब ये आप पिक्चर को देख सकते हो, इस पिक्चर में भी पोर्ट्रे करा गया है कि किस तरीके से लोग जो थे वो आपस में कनेक्टेड थे। नेक्स्ट है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1848 में जो यूरोप की पॉपुलेशन थी वो सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस वजह से हंगर, हार्डशिप्स बहुत ज्यादा थे। और फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में अगेन लुई फिलिप्स को हटा के वहां पर एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करी गई जिसने राइट टू वर्क एंड राइट टू इक्वालिटी सभी को दिया। अब When France sneezes, rest of the Europe catches cold, ये लाइन तो फेमस है। तो इसी वजह से तो अब हम आते हैं 1848 की लिबरल रेवोल्यूशन पर, जिसमें क्या हुआ था, जर्मनी में जो पुअर पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे फूड के लिए, वर्क के लिए, और उसी डिमांड को ज्वाइन कर लिया था लिबरल्स ने। अब लिबरल्स क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। तो उन्होंने 831 लोगों को इलेक्ट करा और कहां पर चले गए, प्रूशिया के किंग के पास, फ्रेडरिक विलियम IV के पास, और बोला कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। प्रूशिया के किंग ने उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, और आर्मी की मदद से उन लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया। अब क्या हुआ धीरे धीरे, देखो यहां से हम रीड कर सकते हैं, लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। लिबरल्स को धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया जंकर्स का, जो कि लार्ज लैंड ओनर्स थे। ऑटो वॉन बिस्मार्क विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टुक ऑन द लीडरशिप। 3 वॉर्स वर फॉट ओवर 7 years। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का, उसी ने कहा कि चलो अब मैं खुद ही नेशनलिज्म दिलवाऊंगा लोगों को, और 3 वॉर्स लड़ी गई 7 years तक। किसके साथ, डेफ मतलब डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ लड़ी गई, और फाइनली इसमें प्रूशिया जीत गया, और फाइनली जर्मनी फॉर्म हुआ 1871 में, जिसमें केसर विलियम I को जर्मनी का किंग बनाया गया। क्लियर है क्लास 10? लास्ट 2 टॉपिक्स में आता है हमारा मेकिंग ऑफ इटली। अब इटली कैसे बना, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 states, आउट ऑफ विच ओनली सर्देनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल II। वो खाली इसी रीजन को कंट्रोल करता था। इटालियन इनिशियली यूनिफिकेशन वाज इनिशिएटेड बाय गुजिपी मजीनी बट इट वाज फेल्ड। शुरू में ट्राई करा गुजिपी मजीनी ने, बट वो फेल हो गया। चीफ मिनिस्टर कैवियोर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चीफ मिनिस्टर कैवियोर की। कैवियोर ने, उसकी फ्रांस आर्मी के साथ बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, तो फ्रेंच आर्मी के साथ जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट था, ये वाला पार्ट था, इस पर अटैक कर दिया। नॉर्दर्न पार्ट पर अटैक करने के बाद इन 1861, अच्छा नॉर्दर्न पार्ट पर अटैक करा, तो नॉर्दर्न पार्ट किसके कंट्रोल में था, नॉर्दर्न पार्ट था हमारा बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर, ठीक है ना। नॉर्दर्न पार्ट था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, इनको कैवियोर ने फ्रेंच आर्मी की मदद से हरा दिया। जो हमारा सदर्न पार्ट था वो था बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको हटाने के लिए गुजिपी गरिबल्दी फार्मर्स को लेके यहाँ पर पहुंचता है और स्लोगन का यूज कर रहे थे, ला टालिया। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अनएजुकेटेड थे, तो उनको लगा ला टालिया का मीनिंग है कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ को बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन ने किडनैप कर लिया है। तो इस वजह से लोगों ने बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को मार दिया, और यहाँ पर भी विक्टर इमैनुअल जीत गया, और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और लास्ट आता है हमारा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, जिसमें 1688 में इंग्लैंड was established as a nation state, मतलब पावर पार्लियामेंट को भी दे दी गई। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर। द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब 1707 में इंग्लैंड किसके साथ, स्कॉटलैंड के साथ मिक्स होके बोलने लगा अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड में भी कौन से क्रिश्चियंस रहते थे, प्रोटेस्टेंट, जिनको इंग्लैंड सपोर्ट करता था। 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली टेकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर फेल्ड रेवोल्यूशन। A new British nation was founded through the propagation of dominant English culture। फिर फाइनली 1801 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिक्स करके क्या बोलने लगे, यूनाइटेड किंगडम बोलने लगे, और इस पूरे को बोला जाता था ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। इस पूरे में ही जो ब्रिटिश कल्चर था वही डोमिनेंट था, उसी को फॉलो करा जाता था। लास्ट में हमारा आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, फीमेल एलिग्री। तो नेशंस वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, एलिग्री जिसको बोलते थे। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू personify the nation did not stand for any particular woman in real life, rather is sought to give an abstract, ठीक है ना। जैसे फ्रांस में फीमेल एलिग्री वाज क्रिश्चियन मरीन, एंड जर्मनी में जर्मेनिया वाज द फीमेल एलिग्री, जो कि हीरोइज्म के लिए स्टैंड होती थी और ओक लीफ से बना हुआ एक क्राउन पहनती थी। और फ्रांस में इट वाज क्रिश्चियन मरीन, जो कि इक्वालिटी दिखाती थी एंड लिबर्टी। एंड लास्ट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जिसमें बैल्कन रीजन। अब सून क्या हुआ, धीरे धीरे 1900s में ऑटोमन एम्पायर ब्रेक होता चला गया। तो जो मेडिटेरेनियन सी के पास कंट्रीज है सारी, जिसको हम बैल्कन कंट्रीज बोलते हैं, वो नई नई पावरफुल बनने लगी। उनके पास वेपन्स थे और उनको सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम द ग्रेट कंट्रीज, जैसे यूएसए, रशिया, इन सबसे सपोर्ट मिल रहा था। तो उनमें आपस में क्या होने लग गई, फाइट होने लग गई। और इसी फाइट की वजह से दिस वाज द रीजन फॉर हमारा वर्ल्ड वॉर 1। इसी फाइट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, और फाइनली
इन सारी कंट्रीज का जो एम था वो था इंपीरियलिज्म, दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो फाइनली इसी रीजन की वजह से बाल्कन रीजन बहुत एक्सप्लोसिव रीजन बन गया और वहां पर क्या स्टार्ट हुई, हमारी वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। सो क्लास 10 दिस वाज द चैप्टर जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर करा है। अब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आप लोग इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लें, और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट में जरूर लिख देना। और इसी के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके एसएससी के बोर्ड एग्जाम के लिए। अंटिल देन गुड बाय एंड लेट्स गो माधव आर्मी।